गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। ये क्या है सुनिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर की बात करेगा तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका वैल्यू हमेशा होता है NIA। N हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, I हो गया करंट और A हो गया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के विषय में तो सिंपली याद रखिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका सिंपल वैल्यू होता है NIA। तो डेफिनेशन देखिए इसका, इट इज डिफाइंड as a vector whose magnitude is given by NIA and its direction is given by right hand रूल। देखिए हमने लिखे हैं डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर। ये किसके तरह डिफाइन होता है? वेक्टर के तरह, जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमेशा NIA होता है और इसका डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम किस हैंड का यूज करते हैं? राइट हैंड रूल का। किसका? राइट हैंड रूल का। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल चुका है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। किससे? म्यू से। ध्यान में ये रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए म्यू का सिंपल वैल्यू होगा आपको NIA इसका मैग्नीट्यूड, जहां पे वेयर N हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, N हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न, वेयर N बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद I हो गया करंट और A हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहिए या एरिया कहिए। तो सिंपल क्लियर हो गया मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर का वैल्यू। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का सिंपल वैल्यू होता है NIA। क्या होता है? NIA, जहां पे N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, I टोटल करंट है किसी भी लूप में और A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए इसका डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। टू फाइंड या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर, हेडिंग दे दीजिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर।
इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है? जैसे मान लीजिए ये एक लूप है, ये एक क्लोज लूप है। अब देखिए इसमें हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन को फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम है कि राइट हैंड का यूज करिएगा। किसका? राइट हैंड का। और दूसरा काम है कि राइट हैंड के फोर फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को। जैसे देखिए दिए किधर है? बाहर की तरफ। किधर है? बाहर की तरफ। सबसे पहला काम है कि अपने राइट हैंड के फोर फिंगर को करंट के फ्लो के डायरेक्शन में कर्ल करिएगा। तो थंब जो ये थंब है यही रिप्रेजेंट करेगा किसके डायरेक्शन को? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन को। क्लियर हो गया? एक बार फिर सुन लीजिए लास्ट बात। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? राइट हैंड का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला काम है कि अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को करंट के फ्लो के डायरेक्शन में घुमाएंगे और ये थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए किधर है बाबू? बाहर के तरफ, और बाहर रहता है तो ये हो जाएगा डॉट। ये हो गया किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया ये। अगर मान लीजिए आपके पास यही लूप दिया हुआ है और अब इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो समझिएगा अपने राइट हैंड के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइएगा। घुमा रहे हैं। किधर जा रहा है? ये अंदर के तरफ। तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर के तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ म्यू हो गया। डायरेक्शन ऑफ म्यू। क्लियर हो गया? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले राइट हैंड का यूज करिएगा, जिसमें आपके चारों उंगली किसके डायरेक्शन में घूमना चाहिए? फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में। और थंब रिप्रेजेंट करेगा किसके डायरेक्शन को? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को। तो देखिए यहां पे लिख भी देते हैं, कैसे बनाया जाता है उसको लिख देते हैं। इसके लिए पहला काम है किसका यूज करना? राइट हैंड का। देखिए यूजिंग राइट हैंड, यूजिंग राइट हैंड, यूजिंग राइट हैंड, यूजिंग राइट हैंड, all four finger each curl towards the flow of current direction, flow of current direction. Then thumb represent the direction of म्यू। क्लियर हो गया आपको? सबसे पहला काम यह है कि अपने राइट हैंड का यूज करिएगा और इसमें अपने दाहिने हाथ के चारों उंगली को किसके तरफ घुमाएंगे? फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में। तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? थंब। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट?
अब देखिए इसके आगे कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग इसमें कहता है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं जिसका जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होगा वह उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ये हमने 11 से पढ़ाते आए हैं। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ा रहे थे तो उस समय में भी हमने बताए थे लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मींस हायर स्टेबिलिटी। अब सबसे पहला चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी यू के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, यू के नाम से। अब ये क्या होता है सुनेंगे ध्यान से। ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बाबू इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इट इज डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट of two vectors. Dot product of two vectors. One is magnetic dipole moment and other is magnetic field. तो देखिए बाबू मैग्नेटिक फील्ड को बी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस म्यू डॉट बी। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर लेते हैं म्यू और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। सिंपली याद रखिएगा ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर म्यू लेते हैं और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बी लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू बी cos थीटा। तो सिंपल याद रखिएगा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली लिखते हैं म्यू बी cos थीटा। क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो ये cos थीटा आ जाएगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। एक हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बाबू, मैग्नेटिक फील्ड। एक हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसी दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। किसके नाम से, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। देखिए नेक्स्ट हेडिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल नीट में जेईई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, और उसी को हम लोग बायट-सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। ये 12th बोर्ड में भी बहुत दफे पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सुनिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर कहिए या उसी का दूसरा नाम है बायट-सावर्ट लॉ। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक वायर है,
ये कोई वायर है, इस वायर से करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा। मान लीजिए इस वायर से करंट आपको फ्लो आई कर रहा है। अब देखिए अगर हमें इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है तो एक छोटा सा पार्ट आप लोग काट लीजिए जिसको डीएल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डीएल। अब हमें मान लीजिए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया है और ये एंगल आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा हो गया। अब देखिए मान लीजिए यहां से P का, इस वायर से P का जो डिस्टेंस है उसको हमने R नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? R नाम दिए हैं। तो देखिए अगर हमें किसी भी वायर से करंट का फ्लो होता है और उस फ्लो ऑफ करंट के मदद से किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड करना होता है तो फाइंड करने के लिए बायर्स ने ही एक कॉन्सेप्ट दिए थे। इसीलिए इस लॉ का नाम किसके नाम से जाना जाता है? बायर्स-सावर्ट लॉ के नाम से। अब ये क्या है सुनिएगा। P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? DL का। P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? करंट का। P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? साइन थीटा का। और P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का, बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। तो यहां पे लिख भी देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसको डीबी के नाम से जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। पहला चीज याद रखिएगा कि अगर किसी भी वायर से करंट का फ्लो होता है तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलते हैं वह मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल लेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल लेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा का। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बीच के सेपरेशन के स्क्वायर का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक बार फिर सुनिए लास्ट बार। बायर्स-सावर्ट लॉ यही कहता है कि अगर किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है, अगर किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है तो फ्लो ऑफ करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। स्मॉल लेंथ जो है वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद साइन थीटा जो है वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और बीच का सेपरेशन जो होता है वह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए जब इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन in equation first, second, third and fourth, तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया IDL sin थीटा बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। IDL sin थीटा बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। जब चारों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया तो मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। IDL sin थीटा बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। IDL sin थीटा बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर।
अब देखिए इसके आगे हम लोग इसी में कैसे इसका वैल्यू को और फाइंड करते हैं। अभी ये वेक्टर के फॉर्म पे नहीं लिख रहे हैं, हम स्मॉल की बात कर रहे थे। अब देखिए dB जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं बाबू तो देखिए क्या होता है। dB की बात करिएगा वेक्टर के फॉर्म में तो इसका सिंपल वैल्यू होगा, आपको इसका सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r, dl क्रॉस r बाय r के मैग्नीट्यूड का क्यूब। सिंपल याद रखिएगा वेक्टर फॉर्म में dB का वैल्यू की बात करते हैं तो dB मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r बाय r का क्यूब, dl क्रॉस r बाय r का क्यूब। वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो सिंपल याद रखिएगा dB का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r बाय r का क्यूब, dl क्रॉस r बाय r का क्यूब, dl क्रॉस r बाय r का क्यूब। अब देखिए कैसे यही आ जाएगा। dl क्रॉस r जानते हैं आप, dl r sin थीटा बाय r क्यूब, एक r से एक r कट गया तो जहां थे हम वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो एक साइन थीटा का टर्म आ जाता है और जहां पे थे वहीं हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए इसके आगे अगर हम लोग एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे बात करिएगा इसके आगे तो सिंपली यहाँ पे अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई को हम म्यू नॉट बाय 4 पाई को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद रखिएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई को हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से। किसके नाम से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से। सिंपली याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई की बात करेंगे इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, जब आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो dB का वैल्यू अब सिंपल होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटू dl, I अपॉन r स्क्वायर इंटू dl। अगर मान लीजिए टोटल वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। सिंपली इसमें एक चीज तो ध्यान में ये रखना है आपको कि अगर थीटा dl क्रॉस r के बीच का एंगल कितना डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90। इसलिए साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए साइन का यूज हमने नहीं किया। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो यहाँ पे भी म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर dl का इंटीग्रेशन करिएगा। अब देखिए यहां से आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा तो देखिए ध्यान से, जब हम बात करते हैं एक स्टेप और, मैग्नेटिक फील्ड भी किस पॉइंट पे, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, P पॉइंट पे निकालना था तो इसका सिंपल वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर
डीएल का इंटीग्रेशन। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें पहला चीज आपको ये याद रखना है कि डीएल और आर के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है और अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना हो तो याद रखिएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया? अब देखिए यूनिट एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले म्यू नॉट की यूनिट की बात करते हैं। देखिए बाबू, म्यू नॉट की बात करिएगा तो म्यू नॉट का वैल्यू बी आर, ये 4 पाई कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, आर स्क्वायर आई डीएल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट 4 यूनिट पढ़ाए थे, टेस्ला, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर, स्मॉल लेंथ का भी मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो यूनिट की बात करिएगा, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, यूनिट ऑफ म्यू नॉट की बात करिएगा तो इसका सिंपल वैल्यू होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दूसरा यूनिट की बात करते हैं और में दूसरा यूनिट आप मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल वैल्यू जानते हैं, वेबर, वेबर, वेबर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो वेबर एम्पियर मीटर। तो याद रखिएगा इसका 2 यूनिट हमने पढ़ा है अभी, एक पढ़ा है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और दूसरा यूनिट हमने पढ़ा है वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। क्लियर हो गया बढ़िया से? अब देखिए इसका वैल्यू की बात करेंगे, समझना होगा आपको वैल्यू। तो देखिए बाबू, अगर हम बात करते हैं टोटल वैल्यू का तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का सिंपल वैल्यू होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की आप वैल्यू की बात करेंगे तो याद रखिएगा 10 टू दी पावर -7 टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और दूसरा यूनिट की बात करेंगे तो वेबर एम्पियर मीटर। अगर सिर्फ आपको म्यू नॉट का वैल्यू की बात करना हो तो सिंपल याद रखिएगा 4 पाई 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आप सिंपली सेट कर दीजिएगा दिमाग में, म्यू नॉट की बात करेंगे तो म्यू नॉट का सिंपल वैल्यू होता है 4 पाई गुने 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर हो गया? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर किसी भी वायर में हमें मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को फाइंड करना होता है तो उसको फाइंड करने के लिए बायर्स ने एक रूल दिया और उस रूल का नाम पड़ गया बायर-सावर्त लॉ। और ये सिंपली याद रखिएगा, इसमें इसका सिंपल वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर का क्यूब।
dl क्रॉस r बाय r का क्यूब, dl क्रॉस r बाय r का क्यूब। इस चीज को आप बढ़िया से समझ जाइएगा। इसका एप्लीकेशन की बात करेंगे अब हम।